हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 16 कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। और ये आज अध्याय जो है वो खत्म हो जाएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। इसका पिछला पार्ट जो पढ़ाया गया था आप लोगों को कहा भी गया था कि उसका आप लोग होमवर्क करके भेजेंगे, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों ने इसका होमवर्क करके मुझे भेजा है। तो बिल्कुल वो वाला होमवर्क और आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसका होमवर्क मैं आप लोग को दूंगा, इसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा। ठीक, चलिए तो आज का जो चार टॉपिक है उसको बता देता हूं। सबसे पहला नंबर जो है वो आप लोगों का प्लास्टिक का पुनः चक्रण। दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे ईंधन का दहन। ठीक है, तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जीवाश्म ईंधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग पहला नंबर जो है प्लास्टिक का पुनः चक्रण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे प्लास्टिक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें से जो अनुपयोगी प्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो जब हमको इधर उधर फेंक देते हैं तो वो मिट्टी में, है ना, जानते हो मिट्टी में वो सड़ने गलने वाला तो नहीं है, है ना, कोई नया पदार्थ बनने वाला नहीं है। वो मृदा का क्या बन जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। मृदा क्या कर देगा, मृदा को क्या कर देगा, वह प्रदूषित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, पर्यावरण को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जो प्लास्टिक जो होते हैं, उन प्लास्टिक का जो अनुपयोगी प्लास्टिक है उनको एक नए रूप प्रदान करना, अर्थात नए उत्पाद के रूप में उसे क्या कर देना, तैयार कर देना, वही कहलाता है प्लास्टिक का पुनः चक्रण। मतलब सीधा सीधा हम यही कह सकते हैं कि जो अनुपयोगी प्लास्टिक है उसका एक नए रूप में क्या बना देना, एक नया उत्पाद की प्रक्रिया तैयार कर देना, नए रूप में उसको क्या कर देना, तैयार कर देना। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहलाता है। हुआ क्या था, जब 1988 में जो प्लास्टिक है ना संस्थान, जो औद्योगिक संस्थान था, उन्होंने प्लास्टिक को अलग अलग कोड प्रदान कर दिया। ठीक है, प्लास्टिक का एक अलग अलग पहचान कोड प्रदान कर दिया। इस पहचान कोड के माध्यम से प्लास्टिक को क्या किया गया, अलग अलग समूह में बांट दिया गया। इसके लिए 7 समूह निर्धारित किए गए, है ना। जिससे होता क्या था कि एक जो पहचान कोड, जैसे 1 से लेकर 7 तक कोई भी पहचान कोड दिया गया है, प्लास्टिक को पहचान कोड दिया गया है, तो उसे हम लोग क्या करते थे, है ना, उन्होंने 3 तीर के निशान से क्या कर देते थे, उसको घेर दिया जाता था। 3 तीर के निशान से क्या किया जाता था, घेरा जाता था। ठीक है, तो उसको एक जैसे संख्या दिया गया, उसको 3 तीर के निशान के चिन्ह से आधार पर घेर दिया गया, वही पहचान कोड है उसका। ठीक है, तो ऐसे 7 पहचान कोड बनाया गया और उन प्लास्टिक को एकत्रित किया गया, और जो प्लास्टिक जिस समूह का है उसको उसी के आधार पर क्या किया गया, उसको पुनः चक्रण किया गया। तो इस आधार पर प्लास्टिक को पुनः चक्रित करने में या एक नया उत्पाद बनाने के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया और आसानी भी हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुपयोगी जो प्लास्टिक हैं, ठीक है, अनुपयोगी जो प्लास्टिक है उनको हमने क्या कर दिया, है ना, पुनः चक्रण कर दिया, उनको एक नया रूप प्रदान कर दिया हमने। तो ये कहलाता है प्लास्टिक का पुनः चक्रण। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 1988 में जो प्लास्टिक संस्थान था उन्होंने क्या किया, कुछ नए चेंजेस लाए, और चेंजेस लाने के बाद उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के जितने भी प्रकार है उनको अलग अलग क्या कर दिया गया, समूहों में, है ना, उनके जो पहचान कोड थे उसमें क्या कर दिया गया, उसको परिवर्तित कर दिया गया, है ना। 1 से लेकर 7 तक पहचान कोड, इनको 3 तीर के निशान से अंदर घिरा हुआ होता है जो पहचान कोड होता है। ठीक है, तो ये सारणी क्रमांक 2 में दिया गया है, बिल्कुल इसको आप लोग देखेंगे, है ना, और उसको आप लोग बनाकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लास्टिक का पुनः चक्रण। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, अगर हम प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं करते तो ये प्लास्टिक जो है मात्रा जो है हमारे पर्यावरण में इर्द गिर्द फैल जाता, और फैलने के बाद में क्या करता है ना, पूरा वातावरण को क्या कर देता है, यह दूषित कर देता है। मृदा प्रदूषण तो करता ही साथ हो सकता है कुछ जंतु जो है उन प्लास्टिक को क्या कर लेते हैं, निगल जाते हैं, तो उनके लिए भी वो हानिकारक होता। वो लास्ट में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण के बारे में भी उसमें चर्चा करेंगे, तो पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक, चलिए बात करते हैं ईंधन का दहन। तो ईंधन का दहन, जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़ा था, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो दहन की क्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं किसी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये तो आप लोगों को पता है, जो प्रकृति के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, कार्बन को या कोयले को ही हम क्या करते हैं, आंशिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसे जलाते हैं, मतलब हाफ O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है।
ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो दोनों के दोनों जो है वो क्या है, प्रकृति के लिए क्या है, हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। जब कोयले का पूर्ण दहन हो जाता है तो राख बन जाता है। जब कोयले का क्या हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है तो राख बन जाता है, और राख भी क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ईंधन का दहन है ना, मतलब सीधी सीधी बात यही हो रहा है कि जब हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं तो उनमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, साथ ही साथ उसमें जो राख बन रहा है वो है, मतलब ये किसी भी रूप से हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। लाभदायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लाभदायक कब हो रहा है, जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कोयला जलाया आपने तो कोयले से आपके घर का खाना बन गया, तो खाना हमारे लिए लाभदायक हो गया, लेकिन उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा था, तो उस दौरान वो प्रकृति में जा रहा था, जो प्रकृति के लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया, हमारे लिए हानिकारक हो गया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो डाउन हो गई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसमें जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि बात कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का हम अतिशय क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण जो क्षेत्र है वो भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से जो जीवाश्म ईंधन है उसका और अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। जब अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है तो उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या रहेगा, और पर्यावरण के लिए क्या रहेगा, हानिकारक रहेगा। ठीक है, जैसे कि बात कर सकते हैं उदाहरणतः, ठीक है, अभी जैसे हमने कोयले को जलाया था, इसके पिछले वाले है ना टॉपिक में, ईंधन में हमने कोयले को जलाया था, तो कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसके दौरान क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसमें से कुछ जो मात्रा होता है उसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अपने भोजन निर्माण की क्रिया में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच जाता है वो ही ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग है ना, प्रभाव दिखा देता है, अर्थात पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है और ग्लेशियर का जो बर्फ जो है वो क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है। तो इस प्रकार से है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो होती है बहुत हानिकारक होती है। जितनी शीघ्रता से हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन जितनी तीव्र मात्रा से नहीं घुलती है, उससे अधिक तीव्र मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब घुलती है ना तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, इतना खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो बहुत खतरनाक है। वो हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे बॉडी के रक्त के अंदर है ना, तो ऑक्सीजन जो है जितनी शीघ्रता से हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुलती, उससे शीघ्रता से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुलती है, जिससे आदमी को घुटन महसूस होती है, और घुटन महसूस होने के बाद में वो मूर्छित हो जाता है या तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना खतरनाक हो रहा है जीवाश्म ईंधन के उपयोग के द्वारा, पर्यावरण पर प्रभाव भी पड़ रहा है और साथ ही साथ जो जीव जंतु है और मनुष्यगण है उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बात किया था कोयले को हमने जलाया था, राख भी उत्पन्न हो रहा था, तो बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ऐसे बहुत सारे राख उत्पन्न होते हैं, तो वो हवा के माध्यम से उड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, है ना, मतलब उड़ने वाला जो राख है वो प्रकृति के वातावरण में मिल गया है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान वो हमारे अंदर, श्वसन क्रिया के दौरान वो अंदर जाता है और फेफड़े में क्या कर देता है, वो है ना जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और फेफड़े का जो रोग उत्पन्न करता है ना वो बहुत भयानक होता है, जिससे श्वसन क्रिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लोगों को घुटन महसूस, दमा इत्यादि की शिकायत आने लगती है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन हमारे लिए तो उपयोगी था, तो हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कितना ज्यादा दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहा है ये भी आप देखते जा रहे हैं। ठीक, और बात कर सकते हैं इसमें, जैसे कि है ना हम अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, है ना बहुत सारे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते जा रहे हैं, जिस दौरान नाइट्रोजन गैस और साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं जो सल्फर गैस है ना, तो ये जो गैसें हैं वो उत्पन्न होते जा रही है, और उत्पन्न होने के द्वारा क्या हो रहा है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ये दोनों गैस मिल जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, और यही दोनों मिलकर क्या करता है, अम्ल वर्षा करता है। और अम्ल वर्षा आप लोग जानते हो, कक्षा 8 में पढ़ लिए थे आप लोग वायु अध्याय में। तो अम्ल वर्षा जो है वो क्या करता है ना, जितना भी है ना प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको क्या करता है, वो हानि पहुंचाता है। तो अम्ल वर्षा जो है, एसिड रेन जो है वो जब होता है ना तो वो प्रकृति को पूरा विनाश की ओर ले जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के है ना बढ़ते उपयोग का हमारे पर्यावरण पर इतना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। तो जीवाश्म ईंधन का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले तो ये हमको याद होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन जो है वो धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आने वाले कुछ 100 वर्षों तक ही वो क्या हो पाएगा, चल पाएगा जीवाश्म ईंधन जितने हमारे प्रकृति में है। ठीक है, अगर हम इसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो ये 100 वर्ष क्या, उससे आधे वर्ष अर्थात 50 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इनका अतिशय दोहन हो रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी लोग उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4। तो बिल्कुल इसको हमको क्या करना है,
दिन प्रतिदिन अपने जितनी जरूरत का काम है ना उतना ही हमको उपयोग करते जाना है, तभी जीवाश्म ईंधन का संरक्षण हम कर सकते हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि अगर हम गाड़ी मोटर चला रहे हैं तो हमें पेट्रोल डीजल इत्यादि का उपयोग ना करके हमें सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे होता क्या है कि नाइट्रोजन गैस और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना गैस जो है वो नहीं निकलता, जिस दौरान वातावरण का प्रदूषण भी नहीं होगा और साथ ही साथ जो अम्ल वर्षा होनी है वो भी नहीं होगा। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में अगर हम ये काम करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो बिल्कुल हमको ये आजमाना चाहिए। ठीक, और अगर हम बात कर सकते हैं जो प्लास्टिक्स है ना, मैंने बात किया था ना प्लास्टिक के पुनर्चक्रण वाले में, तो उसमें बात किया था मैंने कि जो प्लास्टिक्स है ना, उनका भी हमें क्या करना चाहिए, उनको लेन देन से है ना अस्वीकार करना चाहिए, उसे हमका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर जीवाश्म ईंधन हमको बचा के रखना है तब। और बात कर सकते हैं, हम प्रतिदिन वाहन चलाते हैं तो अपने वाहनों का हमें प्रतिदिन क्या कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। ठीक है, हर 2 महीने 3 महीने 1 महीने में हमको उसको जांच कराते रहना चाहिए, है ना। और एक हो सके तो एक लिमिट जो स्पीड होता है उसमें हमको गाड़ी चलाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है वाहनों के, है ना, साइलेंसर के पीछे से, तो वो चीज नहीं होगा। ठीक है, लेड, शीशा इत्यादि, तो वो प्रकृति के वातावरण में नहीं फैलेगा। तो हमें एक लिमिट स्पीड में चलाना चाहिए गाड़ी को, है ना। और साथ ही साथ जो वायु जो होते हैं उसको भी हमको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए टायरों में। ठीक है, और गाड़ी का नियमित जांच कराना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे जो उपयोग है उनको हम आजमा कर क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन को संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा कर रख सकते हैं। उसी प्रकार से कोयले का इतना ज्यादा क्या हो रहा है, उत्खनन हो रहा है ना। तो उस उत्खनन को हमको वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके उसका, है ना, उपयोग करना चाहिए, जिससे कोयले को भी क्या कर सकता है, जो उत्खनन हो रहा है, अतिशय उसका दोहन हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, है ना, जीवाश्म ईंधन का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये 4 टॉपिक पढ़ाया है जो थ्योरिकल था। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, एक एक थोड़ा थोड़ा लाइन लिखेंगे, है ना। जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किसे कहते हैं वो लिखेंगे, दहन किसे कहते हैं वो लिखेंगे, और जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण का 4 जो भाग है उसको आप लोग लिखेंगे और इसके बचाव के उपाय लिखेंगे। इसको आप लोग लिखकर मुझे भेजिएगा, है ना। और यह अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है। मैं इसका पीडीएफ फाइल जो है उसको आप लोग को, मैं जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।